हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर्स। पिछली क्लास में हम लोग कवर किए थे कि कहाँ तक पहुँचे थे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स तक पहुँचे थे। क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, मेरी बैटरी चार्ज नहीं थी, स्विच ऑफ हो गया, तो क्लास पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्लास हम कवर कर दिए थे पूरा, लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वही मेहनत ख़राब हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कल जहाँ तक हुआ था, कल हमारा हुआ था अपरिमेय संख्या तक, इरेशनल नंबर तक। वहाँ उसके बाद से हम शुरू करेंगे। आज पूरा का पूरा जो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। पहले हम जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो वहाँ तक हम पहुँचे थे कहाँ, हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ये हम बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसमें क्या था कि अपरिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो परिमित नहीं होती, जो परिमेय संख्या नहीं होती, मतलब जिनको हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम आपको बता दिए थे कि √2, √3, मतलब ये √ के बाहर नहीं आएंगे, ये √ के अंदर ही रहेगा। √ के बाहर भी आएगा तो एक ऐसी संख्या बनेगी, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल 5.9479832, ऐसे चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हम बताया था आपको एग्जाम्पल में कि ये जो संख्याएं होती हैं, अगर हम इनको √ के बाहर निकालें तो एक अपरिभाषित संख्या मिलती है, अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। जैसे ये लिखा है 5.9479832, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा इसका, कभी भी इसका एंड नहीं होगा। मतलब ये जो संख्या लिखी है ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, जिसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। समझ रहे हैं, ये तो हम बता दिए थे। हमारा जो वहाँ पे पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था पाई के बारे में, कि जो पाई है हमारी, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम आपको बताया था कि जो पाई है हमारी अपरिमेय संख्या है। ये पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब ये पाई एक अनडिफाइंड वैल्यू है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, प्योर एकदम, इसको एकदम अच्छे तरीके से हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला गया है अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों, देखिए हमें ये भी पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बट हम यहाँ ये बोलते हैं कि 22/7 जो है हमारा, ये लिखा हुआ है p/q के फॉर्म में, और ये q जो है हमारा 0 के बराबर तो है नहीं, है नहीं। मतलब ये जब ये दोनों का दोनों एक पूर्णांक ही है, 22 और 7 पूर्णांक है, मतलब ये जो 22/7 लिखा है ये परिमेय संख्या का रूल फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो संख्या होगी हमारी, ये परिमेय होनी चाहिए, है भी, ये परिमेय है। 22/7 जो लिखा है संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं। बट ये पाई के बराबर है, मतलब जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों हमारा जो है कि पाई और 22/7 दोनों बराबर है, बट यहाँ पे 22/7 परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ से हम एक बात क्लियर कर दें कि जो पाई होता है 22/7 के एक्चुअल में बराबर नहीं होता, जो पाई होता है 22/7 के बराबर नहीं होता, इसीलिए जो पाई होता है हमारा ये अपरिमेय कैटेगरी में आता है, और 22/7 हमारा परिमेय कैटेगरी में आता है। क्यों बराबर क्यों नहीं होता, हमें पता है होता है। देखो ना, अगर हम बात करें तो मान लो अगर ये 2 लिखा है, 2 लिखा है और ये लिखा है 1.999999 लिखा है, तो ये देखो लगभग में 2 के बराबर है कि नहीं। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के बराबर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये 2 के बराबर है, नहीं। हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है, ये 2 प्योर 2 है, नंबर है, और ये दशमलव के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये 1.9999 लिखा है, मतलब ये 2 के बराबर है नहीं, 2 की ओर जा रहा है, मतलब 2 के
लगभग में बराबर है, 2 के बराबर है नहीं, मतलब ये 2 के बराबर नहीं है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये लगभग में 2 के बराबर है, लगभग में 2 के बराबर है। हम ये बात बोल सकते हैं कि ये 2 के बराबर नहीं है, ये कन्फर्म है, और ये लगभग में 2 के बराबर है। वही काम यहाँ पर भी होता है। ये जो पाई होता है ना, 22/7 के बराबर एक्चुअल में होता नहीं है, असल में ये होता ही नहीं है, लगभग में बराबर होता है, लगभग में 22/7 के बराबर होता है, ये असल में बराबर नहीं होता। इसलिए ये पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, और 22/7 हमारा परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। ये दोनों का दोनों अलग अलग नंबर्स की कैटेगरी है, ठीक है ना। तो हम ये पाई का जो मतलब डाउट था वो क्लियर कर चुके हैं। पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये तो हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, ये हमारा जो 5वां नंबर था अपरिमेय संख्या, पहले तो क्या था, स्टार्टिंग में हम देखे थे, पहले हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर्स था। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जीरो की खोज हुई, फिर उसके बाद होल नंबर आया, होल नंबर्स आए जीरो की खोज होने के बाद। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स की खोज हुई, फिर उसके बाद इंटीजर आए, फिर उसके बाद इंटीजर के बाद क्या हुआ, इंटीजर हो गया, तब जीरो हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हो गया। फिर उसके बाद इंटीजर्स के बाद उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर्स आए। फिर 5वें नंबर पे हमारा आया इरेशनल नंबर्स। 5वें के बाद ये संख्याओं का जो है एक क्रम है कि इसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, मतलब ये संख्याओं का डेवलपमेंट है, कैसे संख्या डेवलप हुई। उसके बाद ये इरेशनल नंबर्स आया। फिर इसके बाद जो 6वां नंबर है हमारा, जो 6वां नंबर की जो संख्या है वो हमारी आई वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझते हैं, हाँ, ये समझ गए आप लोग संख्याओं का जो डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। अब हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वास्तविक संख्या मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है, कंबाइंड होकर बनी होती है। ऐसे समझिए, एग्जाम्पल मान लेंगे हम कि एक परिमेय संख्या कोई नंबर उठा लिए, मान लीजिए 2 उठा लिए हम, 2 उठा लिए। एक अपरिमेय संख्या कोई नंबर उठा लिए, मान लीजिए √3 उठा लिए। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो ये जो नंबर बना हमारा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों को कंबाइंड कर दिए तो क्या बन गया हमारा, रियल नंबर बन गया, अपरिमेय वास्तविक संख्या बन गया। तो ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर बनती हैं या दोनों को कंबाइंड करने पर बनती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ऐसे एग्जांपल देखिए, और 2 माइनस का √3, 2 इंटू √3, 5 अपन √2, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम परिमेय और अपरिमेय से मिलाकर, जैसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जोड़ के, घटा के जो संख्या को हम बनाते हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों मिक्स रहते हैं, तो उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। समझ रहे हैं, सिंपल सा यही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रियल नंबर तक का सफ़र था, 6वें नंबर पर हमारी जो संख्या आती है वो आती है रियल नंबर। यहाँ तक हमारी जो संख्याओं का जो सफ़र था वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो हमारी चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे 2 या 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। तो एकदम छोटा सा आधे घंटे के अंदर जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस नहीं, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स की जो हमें पढ़ना है। अब देखिए, वास्तविक संख्या ना, तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो
सबसे पहले हमें कवर करना है, सबसे पहले हमें सीखना है कि जो संख्याएं हैं, एक संख्या या दो संख्या या तीन संख्या, ऐसी संख्याएं जो एक संख्या है या दो संख्या या तीन संख्या है, उन संख्याओं के अंदर उन संख्याओं का हम गुणनखंड कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। समझ रहे हैं? जो आप लोगों ने क्लास 5th 6th 7th में पढ़े होंगे, जो LCM लेते हैं हम लोग, लस लेते हैं, वही काम है। मतलब हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड हमें देखना है, अभाज्य गुणनखंड, ये हमें समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि पहले हम अभाज्य गुणनखंड समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे करते हैं। तो उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के द्वारा LCM और HCF को ज्ञात करना है। कोई नंबर्स दिया रहेगा, 2 नंबर्स होगा, 3 नंबर्स होगा या ज़्यादा नंबर्स होगा, उनका हमें LCM और HCF निकालना होगा। HCF और LCM निकालना आपको पहले से पता है, बस हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि कैसे करना है अच्छे से। अब ये तीसरा पॉइंट क्या करना है, हमें ये देखना है कि 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स जो हैं, नंबर्स और उनके LCM और HCF के बीच क्या रिलेशन है, संबंध क्या है। मतलब संख्याएं जैसे मान लीजिए संख्या कोई AB संख्या है, ये संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, और इनका LCM, इन संख्याओं का LCM तथा इन संख्याओं के HCF, इन्हीं संख्याओं के HCF में संबंध, रिलेशन। मतलब ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं और इनके LCM और इनके HCF में संबंध, ये हम देखेंगे। ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि कोई संख्या दी है ना, कोई अपरिमेय संख्या दी है, ठीक है ना। अब हमको ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, ये दर्शाना है कि वो असल में एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, हमको ये बताना है कि वो अपरिमेय संख्या क्यों है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आता है कि छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बस लॉजिक होता है, उसको समझना होता है कि कैसे ये इसको कैसे करना है, और लास्ट में कैसे क्या लिखना है। मेन उसमें थ्योरी होता है, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। अगर समझ लेंगे तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं अपरिमेय संख्याओं के, कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए कि इसमें ना सिद्ध करने वाले 2 या 3 चीज़ आते हैं। पहला चीज़ क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन होगा, कड़ी में 2 रहेगा, कड़ी में 3 रहेगा, कड़ी में 5 रहेगा, कड़ी में 7 रहेगा। इन सभी का एक ही टाइप का होगा जो सॉल्यूशन, जो आंसर आएगा, तो जो सॉल्यूशन होगा, स्टेप होगा, इन सब के करने का जो स्टेप होगा वो एक जैसा रहेगा, ठीक। और दूसरा कैसा होगा कि मान लीजिए ऐसा रहेगा, 2 अंडर रूट में 3, 2 अंडर रूट में 5, 3 अंडर रूट में 2। तब ये क्या होगा कि ये जो संख्या बाहर लिखी हैं और एक अंडर रूट के अंदर लिखी हैं, इनके सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी एकदम सेम रहेगा, समझ रहे हैं। और सी क्या है, मान लीजिए 2 माइनस अंडर रूट में 5, 3 प्लस अंडर रूट में 2। ये जो संख्याएं हैं, इनके प्रूफ करने का जो स्टेप है वो सेम रहेगा। मतलब ये सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं ये एक अपरिमेय है। ये मतलब हमको 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। कौन कौन सा? पहला चीज़ हमको अभाज्य गुणनखंड समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे करते हैं।
दूसरा चीज़ क्या है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लॉसा और मसा निकालना है। तीसरा चीज़ क्या है, संख्याएं ए बी हैं, वो संख्या हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध निकालना है। संबंध क्या होता है, उसको संबंध को देखना है, समझना है। समझने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं ये सब हैं, ये सब संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमें देखना है। अब देखिए, जो पहला चीज़ है हमारा, ये अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड कौन सी चिड़िया है, ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक, इसको समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड एकदम नॉर्मल है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब उसको बोलते हैं अभाज्य। जैसे मान लीजिए ये 2 लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम बता दें आपको। अभाज्य संख्या ए। ठीक, तो सबसे छोटी की बात करें तो वो कौन होती है, 2। 2 क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एकदम लो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे, मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7। 5 के बाद 9 एक संख्या है, लेकिन 9 जो है वो 3 से कटेगा, स्वयं से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, बट 3 से भी कटेगा। इसलिए जो 9 है वो एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 के बाद आएगा 9 नहीं होगा, 11 आएगा। 11 के बाद 12, 13 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, 16, 17 आएगा। ऐसे ऐसे ये जो संख्याएँ आएंगी, ये सब संख्याएँ होंगी हमारी अभाज्य संख्याएँ। तो हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की सहायता से क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की सहायता से जो भी नंबर हमें दिया रहेगा, जो भी 1 नंबर रहे या 2 नंबर रहे या 3 नंबर रहे, उन नंबर्स का हमें क्या करना है, डिवाइड करके एलसीएम निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। मौसा निकालना है मतलब ऐसे समझिए कि जो नंबर्स है उसको डिवाइड करके उस नंबर्स को क्या करना है, छोटे नंबरों को फैक्टर के रूप में डिवाइड करना है। मतलब ऐसे उसको छोटे छोटे खंड में बांटना है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये है गुणा के खंड के फॉर्म में। कोई बड़ा सा नंबर है, इस नंबर को हमें छोटे छोटे खंडों में बांटना है। ये जो 2 छोटे छोटे भाग हैं, ये बड़े वाले नंबर के छोटे छोटे भाग हैं। अब इनको गुणा के फॉर्म में लिख देंगे तो इसको बोलेंगे गुणनखंड। इस संख्या का गुणनखंड ये है। समझ रहे हैं, एकदम सिंपल सा बात है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमें निकालना है 120। ये 120 नंबर है, हमें इसका करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का एक छोटा सा तरीका होता है कि सबसे पहले इधर एक लाइन खींचते हैं, इधर एक लाइन खींचते हैं। संख्या सेंटर में रहती है, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, ठीक। और गुणनखंड करने का एकदम इजी मेथड होता है, आपको पता होगा पहले से, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक। अब हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। और 2 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट में 0 होगा, या तो लास्ट का जो 1 नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। तो तब वो अगर सम है लास्ट वाला नंबर तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 का बड़ा 0 पर 0। फिर 0 है तो 2 से फिर घटेगा, 2 3 6 फिर 0, फिर 0 है तो 2 से घटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 5 है तो 2 से नहीं घटेगा। अब ये 2 का काम खत्म। अब फिर 3 पे आइए, क्या ये नंबर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 5 15। अब ये 5 से शुरू कट जाएगा, 5 एकम 5। तो जो हमारे 120 था, ये एक नंबर था, बड़ा नंबर था। अब इस बड़े नंबर को छोटे छोटे गुणनखंडों के फॉर्म में, मतलब ये जो नंबर्स लिखे हैं साइड में, इनको गुणा के फॉर्म में लिख देंगे तो यही हो जाएगा हमारा इस नंबर का गुणनखंड। मतलब ये गुणा के खंडों के फॉर्म में
इस नंबर को लिख दिया गया, तब ये जो नंबर है ये बराबर है इसके, और ये छोटे छोटे गुणा के खंड के फॉर्म में है, इसलिए ये जो संख्या है इसकी गुणनखंड है। सिंपल सा ये होता है गुणनखंड, एकदम इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे गुणनखंड क्या होता है। किसी संख्या, कोई बड़ी संख्या है उसको छोटे छोटे नंबर्स के गुणा के फॉर्म में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए एक नंबर होता है, उसके साइड साइड में लाइन खींचते हैं और डिवाइड करते जाते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होगी तो ठीक, नहीं तो अगली संख्या इससे डिवाइड होगी तो ठीक, नहीं तो अगली संख्या इससे डिवाइड होगी तो ठीक, नहीं तो अगली संख्या, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, और जिससे जिससे डिवाइड होगा उससे उससे डिवाइड करते चले जाएंगे। हमारी जो संख्या है अपने आप डिवाइड होते 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 लास्ट में 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 आ गया मतलब वहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उस संख्या जो साइड में लिखी हैं इनको मल्टीप्लाई करके तब इंटू करके इसके बराबर लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा गुणनखंड। सिंपल सा है एक संख्या, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड समझ गए हम। अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्याओं की सहायता से किसी एक पर्टिकुलर नंबर का गुणनखंड करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। एकदम इजी वे में समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड समझ गए। अब अभाज्य गुणनखंड की सहायता से जो हमारा दूसरा टॉपिक था, क्या था, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब देखिए ये दूसरा टॉपिक है हमारा। अब हम क्या देखेंगे कि कोई नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 2 से ज़्यादा नंबर्स की आवश्यकता होती है, जिनके अंदर, जिन नंबरों के अंदर क्या देखते हैं। अगर हम बात करें एचसीएफ की, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 नंबर्स हैं, ठीक, 2 नंबर्स हैं, मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 6 है और एक मान लीजिए 15 है, ठीक, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। अब हमें निकालना है इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर्स जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो, जो इन दोनों के अंदर मौजूद हो, वो सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसको, उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एचसीएफ, समझ गए। एचसीएफ मतलब इन दोनों नंबर में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी नंबर जो कॉमन हो, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम देखिए तो ये जो 6 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा। अब 15 क्या होता है, वो 3 गुणे 5 मिलता है, ठीक। अब दोनों के अंदर एक नंबर है जो कॉमन है, मैक्सिमम नंबर, वो नंबर क्या है, हमारी 3 है। मतलब ये जो 3 है यही हमारा एचसीएफ है। आपको अभी बताएंगे हम, बस समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक, बस ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम, एक्चुअल में एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कोई 2 नंबर्स हैं, ऐसे समझिए कोई 2 नंबर्स हैं। अब उन दोनों नंबर के द्वारा सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों नंबर के द्वारा सबसे छोटी संख्या जो उन दोनों से डिवाइड हो, ऐसे समझिए। इन दोनों ये दोनों नंबर जो हैं, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे। अरे मतलब फिर समझिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसे 2 नंबर्स, ठीक है ना, ऐसे 2 नंबर्स देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या, एक सबसे बड़ी संख्या
अरे सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या जो अगर जिस संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, जैसे ये दो संख्या हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एक एलसीएम जो होगा वो एक ऐसी छोटी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होगी, इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस संख्या को डिवाइड करने के लिए, ये सबसे छोटी संख्या है, इसको डिवाइड अगर करना है तो इन दोनों से हम कर सकते हैं, और इससे बड़ी तो बहुत सी संख्या होगी जो इन दोनों से डिवाइड होगी, बट सबसे छोटी यही संख्या है जो इससे डिवाइड होगी। इससे छोटी संख्या देखेंगे तो इससे डिवाइड नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। मतलब अगर हम इसका एलसीएम निकालें 6 और 15 का, तो हमारे पास आता है 2 3 6, 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5, मतलब 5 15 15 30, मतलब ये 30 है। 30 क्या है, ये जो किए हैं हम, ये आपको अभी हम बताएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, बस आपको समझाने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, समझिए। ये जो 30 आया, ये 30 हमारा क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का मीनिंग हम समझाना चाह रहे हैं, ये जो 30 है ना, ये 30 ऐसी सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 6 और 15 दोनों से डिवाइड होगी। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है, किसके किसका मल्टीपल है, जो 6 और 15 का मल्टीपल है। तब इसके अंदर मल्टीपल 6 भी है और 15 भी है। ऐसे समझिए कि ये जो इसके अंदर अगर हम डिवाइड करें 2 × 3 × 5, 3 बचे 15 भी है और 3 दूना 6 भी है। मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए कि ये जो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 6 और 15 दोनों से डिवाइड होगी, इसी को बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या, दो संख्या है, एक 96 है और एक मान लीजिए 404 है। ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। किसके द्वारा हमें ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। जब अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है तो इसको हम अभी किए हैं पीछे। कैसे किए हैं, एकदम आसानी से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक, ये डिवाइड करने का क्रम है, किसी भी संख्या को डिवाइड करने का क्रम है। तो हम क्या करेंगे, ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, अलग अलग दोनों संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो ऐसे करके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, बट हम अभी एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 6 लास्ट में, मतलब सम है, तो 2 से कटेगा ही। सबसे पहले चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। मतलब ये जो 96 है, जो 96 है, इसका गुणनखंड अगर हम लिखें तो क्या आता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सही है। ठीक है ना। तो 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करें 404 की, इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 दूना 4 और 0 है तो 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 कम 2, फिर 0, फिर 1, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 17 से कटेगा नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। तब इसी संख्या से काट दें हम। जब कोई संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है तो उस केस में हम उसी संख्या से काट देते हैं। ठीक, डिवाइड कर देते हैं।
तो ये जो संख्या आई हमारी 404, ये इक्वल है 2 × 2 × 4 101 के। तब ये जो संख्या थी बड़ी वाली, इसको हम गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड, ठीक। अब अगर हमें HCF निकालना है तो इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते हैं, लिख दिए। जैसे गुणनखंड लिखिए 2 × 101। अब देखिए इन दोनों के गुणनखंड के अंदर क्या क्या जो संख्याएं हैं वो कॉमन है, उसको हम लोग सांप बना के मिलाते हैं। क्या बना के? सांप, नागिन बना के, खिचिक खिचिक खिचिक, ये चिक। 1 2 1 2 1 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 1 और मिल रहा है। बस 1 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। बस अब 2 नंबर्स जो हैं वो कॉमन है, बाकी सब कोई नंबर जो है कॉमन नहीं है, ठीक। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं जो HCF है, जो दोनों के अंदर जो संख्या हमारी कॉमन है वो 2 और 2 2 संख्या है, मतलब 2 × 2 जो है वही बस कॉमन है, मतलब 2 दूना 4। 4 जो है इन दोनों नंबर्स के अंदर बस 4 ही ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो इन दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन है, उसी को बोलते हैं HCF। HCF कितना है हमारा? 4 है। अगर हम बात करें LCM की, क्या कह रहे हैं हम बात? अगर हम बात करें LCM की, तो LCM अगर हमें निकालना है तब LCM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि LCM जो आप पहले से सीखे हुए हैं वैसे निकाल देते हैं बचपन में। ऐसे दोनों को साथ में लेते हैं, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। पहले 2 से डिवाइड दोनों हो जा रहा है, 2 से कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16 है, फिर 2 दूना 4, फिर 0 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर ये 1 0 1, ठीक। अभी 24 को ये तो 2 से नहीं कटेगा, बट ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटते चलेंगे। अभी जब तक ये 2 से ना काटे तब तक काटते चलना है। 2 1 2 2 दूना 4, 101 इसको छाप देंगे, बस इसको छापते रहना है जब तक ये 2 से कट रहा है तब तक। 2 6 12, 101 छाप दिए, 2 3 6, 101 छाप दिए, और ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दिए, 101 छाप दिए। अब 101 को काट दे रहे हैं क्योंकि ये किसी और से नहीं कटेगा। 101 1 1 1 1 आ गया, मतलब इस संख्या का जो था हमारा प्योर गुणनखंड हो गया। अब ये जो आया है ना, अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आएगा ना हमारा आंसर, वो हमारा LCM होगा डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट मेथड। अगर आप चाहें पहले आंसर लिखते हैं, आंसर LCM क्या होगा हमारा? LCM किसका? 96 और 404 का जो LCM होगा वो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3 × 101। मतलब ये जो संख्या आएगी हमारी, आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का LCM होगा। समझ रहे हैं? LCM मतलब ये डायरेक्ट मेथड है। अगर 2 नंबर्स हैं उनका LCM निकालना है तो डायरेक्ट दोनों को ऐसे लिखिए, LCM कर दीजिए। जो अगर कट रहा है तो काटते रहिए, जो नहीं कट रहा है उसको छापते रहिए। छापने के बाद लास्ट में काट दीजिएगा, चलेगा, ठीक है ना। अगर बीच में भी अगर ये 3 से कट रहा होता तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करते काटना, तो इसको भी 3 से काट देते हैं, बट ये 3 से भी नहीं कट रहा तो इसलिए इसको छाप दिया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्या कहिए, हम HCF अलग अलग करके निकालिए, LCM साथ में करके निकालिए, ठीक। आप चाहे तो LCM जो है ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है हमारी, तो तीसरा हमारा जो पॉइंट था हमारा संख्याएं A और B, संख्याएं A और B कामा LCM किसका? A और B का, और HCF किसका? A और B का में संबंध। इनमें हम संबंध की बात करेंगे। जो संख्याएं हैं हमारी A और B, और A और B का LCM और HCF, इन तीनों के बीच संबंध क्या है इसको हम देखेंगे। तो हम अगर आपको बताना चाहें, अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारी है, एक 6 है
एग्जाम्पल छोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हम दे रहे हैं, मतलब स्टैट लिख दे रहे हैं। जो इनके बीच संबंध होता है ना, वो बेसिकली ये होता है, कोई दो संख्याएं हैं, अगर उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब वो जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसके, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। मतलब यदि दो संख्याएं हैं, यदि हम उनका एलसीएम निकाले हुए हैं, एचसीएफ निकाले हुए हैं, तब उनका जो मल्टीप्लाई होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कि एक सबसे आसान, एक 6 है और एक 12 है, 12 नहीं 15 है, ठीक। तो अभी हम इसका देखे थे कि जो एलसीएम आएगा वो कितना आया था, हमारा 30 आया था, और जो एचसीएफ आया था वो हमारा कितना आया था, 3 आया था, ठीक। अभी हम पीछे देखे थे, इसका एलसीएम कितना आया था, 30 आया था, एचसीएफ कितना आया था, 3 आया था। तो हम अगर यहाँ देखिए दो नंबर्स कौन कौन है, 6 और 15 है। मतलब यदि हम 6 और 15 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15 6 का 90 आएगा, ठीक। इक्वल टू इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, मतलब 30 गुणे 3, ये कितना आएगा, ये भी 90 आएगा। मतलब जो है सिंपल से हम ये देख पा रहे हैं कि जो संख्याओं का मल्टीप्लाई है वो उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर है कि नहीं, दोनों 90 और 90 बराबर है ना, दोनों बराबर है। मतलब हम समझ गए, यदि किसी संख्या, दो संख्याएं हैं, उनका हमें गुणनफल करना है तो बस उनकी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर देंगे, उनके बराबर होती है, बस ये है। ऐसे एग्जाम, मतलब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, संख्याएं 306 657 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए ना, हम क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो बस ये बोला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम ये देखेंगे कि अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्रोसेस बताए हैं हम कि दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, फिर ये 3 से कटेगा। देखिए 3 25 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 से कटेगा, 17 एकम 17, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9, फिर 3 से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, 73 एकम 73, ठीक। ये हो गया। अगर हम इनका देखें गुणनखंड, मतलब 306 क्या है कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, और ये 657 क्या है, ये 3 गुणे 3 गुणे 73। अब दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको साफ बना के मिला दीजिए, ये मिला दिया। मतलब जो हमारा एचसीएफ आया, जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आया, 3 गुणे 3 मतलब 9 आया। एचसीएफ कितना आया, 9 आया। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो उसके लिए हमें ये जो फार्मूला ये लिखा नहीं है उसका यूज करेंगे। ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो देखिए ए क्या है 306 इंटू बी क्या है 657 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 9 है, ये 9 है, ठीक। अब 9 को उधर डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम इक्वल टू 306 गुणे 657 बटा की 9, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मली हम ये क्या किए कि इसका यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मतलब ये जो संख्या था इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें।
तो कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि देता क्या, हर बार देता है कि ये 4 चीज़ है, इसमें 2 नंबर्स हैं और 2 ये एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक 4 चीज़ है। क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ देगा, या तो ये 2 नंबर दे देगा और एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। मतलब ये हमें गिवन रहेगा दोनों और ये गिवन रहेगा, ये हमसे पूछ लेगा, ठीक। उस केस में हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें ये दिया है और एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर पूछ लिया, तब भी हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब अगर इन चारों चीज़ों में से अगर आपको 3 चीज़ दिया है और एक चीज़ पूछ ले रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वल टू उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का मल्टीप्लाई, बस यही होता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसको हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मार्कर ख़त्म हो गया, ठीक है। धन्यवाद।